हाँ अब कर देता हूँ। उधर नोटिफाई होता है क्या ये? हाँ सर, एक वो यस ऑप्शन, सर। वो मतलब कि एनिमेशन आ जाता है। ठीक ठीक ठीक। चलो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात करनी है हमने आज। हमने कल थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि ये वाली जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है कैसे इवॉल्व हुई और ये सोलोमन कैसे आया, मतलब क्या उसका बैकग्राउंड रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब मुझे कोई ये बताए कि क्या जरूरत है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास ये डिजाइन भी है, कॉजल कंपैरेटिव डिजाइन है, कोरिलेशनल डिजाइन है, और भी डिजाइंस हैं जिनके बेसिस पे हम जो फिनोमिना ऑलरेडी हैं उसको हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की जरूरत क्यों पड़ी? सर ऑथेंटिसिटी के लिए चाहिए सर। ठीक है, एक चीज ऑथेंटिसिटी के लिए चाहिए, और देखो, जब हम कोरिलेशन रिसर्च की बात करते हैं ना, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसको हम पहले समझेंगे फिर इस पे आते हैं। कोरिलेशन रिसर्च की बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है हम कहेंगे कि इसके चेंज होने से उस पे इफेक्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल ए के चेंज होने से बी पे इफेक्ट आ रहा है और बी के चेंज होने से ए पे, तो इसमें कोई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है ना। ये आपस में बस कोरिलेशन है, इन दोनों में आपस में कोरिलेशन है। ठीक है, इसकी आप डायरेक्शन बहुत ज्यादा सेट नहीं कर सकते, बस ये एक दूसरे के या तो पॉजिटिव कोरिलेटेड है या तो नेगेटिव कोरिलेटेड है। ऐसे कुछ जब भी इसका ग्राफ बनेगा तो ये ऐसे स्कैटर प्लॉट पे जाके पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कोरिलेशन ये बताएगा। ठीक, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च क्या होती है? कॉजल कंपैरेटिव मतलब जो भी फिनोमिना हो रहा है उसमें रिसर्चर कुछ नहीं कर रहा है, जो भी फिनोमिना हो रहा है रिसर्चर उसको ऑब्जर्व कर रहा है और कंपेयर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, एक जो है फ्री वेट ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, एक जो है मतलब फ्री बॉडी वेट वेट ट्रेनिंग कर रहा है, और एक जो है कोई सा हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग कर रहा है या फिर पिरामिड वेट ट्रेनिंग, ऐसे कोई भी हम एक मेथड ले लें, उन दोनों को कर रहा है। अब ये दो ग्रुप ऑलरेडी सेट हैं, इनकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे या इनकी बॉडी में जो मसल मास गेन होगा वो रिसर्चर ने कुछ नहीं किया, रिसर्चर ने सिर्फ इन दो ग्रुप को ले लिया है और उसको वो कंपेयर कर रहा है। तो दिस इज कॉजल कंपैरेटिव। एक्सपेरिमेंट का मतलब ही ये है कि रिसर्चर जब खुद से कुछ चाहे, मतलब जब उसको कुछ मैनिपुलेशन करने का मन करे, जब वो उसकी इनोवेटिव थिंकिंग ये कहे कि ऐसा करने से क्या होगा, मतलब अगर मैं ऐसा मैनिपुलेट कर दूं तो आउटकम क्या आएगा, इसका मतलब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे मैनिपुलेट करूं तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे मतलब कुछ बढ़ जाए या कम हो जाए, परफॉर्मेंस बढ़ जाए कम हो जाए, वो सब। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में मैनिपुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड आउटकम ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, हाँ सर, एक बार कॉजल कंपैरेटिव बता दो दोबारा। कॉजल कंपैरेटिव में फिनोमिना ऑलमोस्ट यही है जैसे कि इसमें हमने लिखा हुआ था पहले। कॉजल कंपैरेटिव एक एग्जांपल लेते हैं, रिसर्चर में विश टू कंपेयर द बॉडी कंपोजिशन ऑफ पर्संस हु हैव ऑलरेडी ओनली ट्रेन्ड विद फ्री वेट, एक ग्रुप है फ्री वेट वर्सेस पर्सन हु हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड विद एक्सरसाइज मशीन, एक फ्री वेट है एक्सरसाइज मशीन है। इन दिस केस द रिसर्चर इज नॉट मैनिपुलेटिंग एनी वेरिएबल, बस यही डिफरेंस है एक्सपेरिमेंटल और कॉजल कंपैरेटिव में। इसमें जो कॉज हो रहा है या जैसे एक्सरसाइजेज हैं, ये क्या है, एक्सरसाइज की वजह से किसमें चेंज आ रहा है, बॉडी कंपोजिशन में है, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यही, डिपेंडेंट वेरिएबल यही, लेकिन इंडिपेंडेंट इसका कॉज है लेकिन मैनिपुलेशन नहीं है, ये ध्यान से समझना। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का कॉज है, मतलब बॉडी कंपोजिशन जो चेंज हो रही है वो किसी ना किसी एक्सरसाइज की वजह से हो रही है। एक्सरसाइज कुड भी, एक कौन सी है, एक तो फ्री बॉडी वेट है, ठीक है, और एक है मशीन, तो दो तरीके हैं, तो दीज आर कॉजेस, लेकिन इसमें मैनिपुलेशन कुछ नहीं है। ऑल्दो दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करेंगे, लेकिन दोज आर नॉट मैनिपुलेटेड। तो इसीलिए इसमें छोटा सा डिफरेंस है कि दीज आर कॉजल कंपैरेटिव, कॉजल मतलब यही कॉज, और कंपैरेटिव दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे बॉडी वेट को और मशीन्स को, तो दिस इज कॉजल कंपैरेटिव। एक्सपेरिमेंटल हम जानबूझ के करेंगे कि भाई बॉडी वेट से अगर 15 मिनट एक्सरसाइज करें, बॉडी वेट से अगर 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें, और बॉडी वेट से 45 मिनट एक्सरसाइज करें, इन तीनों का इफेक्ट क्या आएगा बॉडी कंपोजिशन पे। तो अभी हमने मैनिपुलेशन किया कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल है, ये कॉजल है, समझ में आया? ठीक है, यस सर। इसको शुरू करने से पहले हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखनी है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे सर काफी चीजें हैं जो आपको, हाँ। सर जो आपने अभी बढ़ाया कॉजल कंपैरेटिव, इसको डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं हम, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? नहीं नहीं नहीं, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा ये, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा एक तरीके से, क्योंकि किसी ना किसी कॉज की वजह से हो रहा है और ये आपको मतलब आप एनालिसिस करके बताओगे ना,
ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव बता दिया। जैसे कि जब आप इस चीज को करोगे, मतलब ये जब रिसर्च होगी तो आप बताओगे कि हाँ बॉडी कंपोजिशन का ये इफेक्ट आया, मशीन का ये इफेक्ट आएगा, उसके बेसिस पे आप कुछ ना कुछ आउटकम या कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स भी निकालोगे। ठीक है, आप सिर्फ मीन और मीडियम को रख के आप बॉडी वेट को और जो मशीन से है उसको कंपेयर भी करोगे ना। फॉर एग्जांपल हम टी टेस्ट लगाएंगे या हम एनोवा लगाएंगे अगर 3 ग्रुप है तो जब आप उसको कंपेयर करोगे तो डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगी, उसके बेसिस पे आप कुछ जजमेंट दे रहे हो। समझ में आया? ठीक है सर, डिस्क्रिप्टिव भी सिर्फ तब रहे कि बॉडी कंपोजिशन और मशीन, ये बॉडी फ्री बॉडी वेट और मशीन में हमने देखा मीन ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, सिर्फ उसको बता दिया। हम बेस्ट बेटर किसी को नहीं बता रहे। यहाँ पे हमें बताना है कि बॉडी कंपोजिशन ये फ्री बॉडी वेट से क्या है और मशीन से क्या है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तो आई थिंक इसको एक्सपेरिमेंटल स्टडी में भी यूज कर सकते हैं ना, जब हमें मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पहले ही हमने प्लान कर लिया है कि कौन कौन सा एक्सरसाइजेस देना है वो। नहीं मैम, क्या? एक्सपेरिमेंटल मैं कह रहा हूँ, टर्म स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल क्या है? जब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट, जैसे हम बच्चे थे हम बोलते थे एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग करके देखना, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे जो एक्सरसाइज पैटर्न है वो ऑलरेडी है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है अपनी बॉडी वेट से कर रहा है, ये पर्टिकुलर ग्रुप मशीन से कर रहा है, आप इसमें कुछ नहीं कर रहे हो। आप कब, जब बट आपने नया कुछ बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने बॉडी वेट को नई ट्रेनिंग बनाई या कुछ एक्सरसाइजेस नहीं बनाई, तो वो एक्सपेरिमेंटल होगा कि ये काम करती है या नहीं करती। तो अगर हमें मॉडिफिकेशन देखना है, चेंजेस देखना है, इफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तब ना हम लोग मॉडिफाई करेंगे। बट हमने प्री प्लान ऑलरेडी कर रखा है कि ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेस देंगे, तो उसमें तो हो सकता है ना। जैसे आपने बोला कि एक नहीं बॉडी यहाँ वेट पे, एक मशीन से कर रहा है, तो मतलब कि पहले ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में उसको ये पैरामीटर को सिलेक्ट कर लिए हैं। हाँ तो उसी टाइप से अगर हमने जैसे मैंने अपने स्टडी में ली हूँ, तो मैंने उस चीज को पहले ही प्लान कर ली हूँ कि ये एक्सरसाइजेस देंगे इतने ड्यूरेशन का इंडिपेंडेंट में, तो फिर करेक्ट। उसका मुझे तो बाद में इफेक्ट आपने देखना है कि उस क्या ड्यूरेशन उसका। को हाँ बोलो। आपने उस ड्यूरेशन को सेट किया, आपने जो है किसी एक्सरसाइजेस को सेट किया होगा, उनके सीक्वेंस को सेट किया होगा, इसका मतलब आपने कुछ हाँ ना कुछ मैनिपुलेशन किया। यहाँ पे मैनिपुलेशन कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई पुरानी रिसर्च है, उसने ऐसे ऐसे किया हुआ है, हमने भी वैसा किया, और दो रिसर्च से मिला के भाई बॉडी वेट का ये ट्रेनिंग शेड्यूल था, मशीन का ये ट्रेनिंग शेड्यूल था, अब हमको कंपेयर करना है कि बॉडी वेट से ज्यादा बॉडी कंपोजिशन बढ़ रहा है या मशीन से ज्यादा कंपेयर बढ़ रहा है। हमारा ट्रेनिंग से कुछ नहीं है, अगर ट्रेनिंग लाया मतलब मैनिपुलेशन है कुछ ना कुछ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, कुछ यस। टर्म से पहले हम ये देख लेते हैं। प्लेसिबो का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया? ट्रीटमेंट दिया नहीं जाए और शो किया जाए कि ट्रीटमेंट दिया हुआ है। करेक्ट। ये टर्म कैसे यूज हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमने दो ग्रुप लिए, ठीक है, ए और बी। ठीक, हम ये दोनों ही किसी ना किसी मेडिकल कंडीशन से सफर कर रहे हैं। ठीक, कोई ना कोई मेडिकल एक्स से सफर कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ए को अगर ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है, जैसे ये हमारा एक ए जो है हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप है और ये जो है हमारा कंट्रोल ग्रुप है। ठीक, तो इसको ट्रीटमेंट देना है, इसको नहीं देना है। अब ट्रीटमेंट में मान लेते हैं हम कोई दवाई दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। ठीक है, ए ग्रुप को पता है कि इनको मेडिसिन मिल रही है, तो देयर आर चांसेस कि ए ग्रुप रिकवर करेगा, क्योंकि बहुत एक साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है कि अगर आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, या फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कुछ कहूँ, या स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो, कि मान लेते हैं कोई टीम है, ठीक है, कोई टीम है, किसी स्टेट की टीम है, मान लो एमपी की बास्केटबॉल या कोई भी टीम है, अगर यहाँ पे इंटरनेशनल कोच लाके दे दिया जाए, एमपी की टीम को इंटरनेशनल कोच लाके दे दिया जाए और उस कोच का बहुत नाम है, तो देयर आर चांसेस कि वहां का एनवायरनमेंट, एमपी की टीम के प्लेयर्स अपने आप अवेयर हो जाएंगे और वो दे विल राइज देमसेल्फ टू द ओकेशन कि इतना बड़ा कोच हमको सिखा रहा है, मतलब इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। जैसे कई लोगों के नाम ही बहुत बड़े होते हैं कि अगर ये आपको क्लास ले लें, या ये आपकी कुछ ट्रेनिंग करा दें, या ये आपको कुछ बता दें, तो वो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तो इम्प्रूवमेंट होना ही होना है। इसका एक और एग्जाम्पल लें, जैसे कि घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, कई बार उनको लगता है मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, आप उनको कुछ भी दवाई दे दो, सिंपल सी, उनका दर्द तभी खत्म होगा जब आप उनको कुछ ना कुछ दवाई दोगे। अदरवाइज अगर आप उनको बोलोगे ना आपको कुछ नहीं हुआ है, तो दे वोंट लिसन टू यू। आप कुछ दवाई दे दो, कुछ भी दे दो, इट कुड बी अ शुगर पिल, आप छोटा सा उनको दे दो, तो दे विल फील लाइक कि हाँ अब आराम मिला है। तो दैट इज नो, एक साइकोलॉजिकल सा इफेक्ट है जो कि ये बताता है कि हमें कुछ अगर मिल रहा है तो हम ठीक हो जाएंगे, अगर हमें कोई ट्रेनिंग मिल रही है तो हम इंप्रूव करेंगे, अगर हमें कोई इंटरवेंशन दिया जा रहा है तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, कोई ड्रग दिया जा रहा है तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो दैट इफेक्ट इज नोन एज प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है, दैट इफेक्ट इज नोन एज प्लेसिबो इफेक्ट।
अभी अगर दूसरे ग्रुप को ये ना दिया जाए, अगर ये दूसरे ग्रुप को ना दिया जाए, तो ऑटोमेटिकली अगर उन्हें पता है, जैसे बी केस लिया था हमने, अगर ये ग्रुप इन्हें पता है कि कंट्रोल ग्रुप है, इन्हें पता है हमें तो कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, जैसे कि इन्हें कुछ मत दो और सीधे बाद में पोस्ट टेस्ट ले लो। अब ये लोग इनको साथ में देख रहे हैं, ये 15 लोग थे, ये भी 15 लोग हैं, ये इन्हें डेली देख रहे हैं कि यार इन्हें कुछ ना कुछ मेडिसिन खिलाई जा रही है, कुछ ना कुछ इंटरवेंशन ट्रेनिंग दी जा रही है, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। तो साइकोलॉजिकली ये ऑलरेडी बैकफुट पे आ जाएंगे और इनकी परफॉर्मेंस जो है, चांसेस हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कम हो, इनकी परफॉर्मेंस कम हो। ठीक है, समझ आया? जी सर। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज प्लेसिबो इफेक्ट। तो प्लेसिबो एक तरीके से आप छोटी सी ऐसी पिल समझ लो, जो उस कंट्रोल ग्रुप को दी जाती है, उस कंट्रोल ग्रुप को दी जाती है जिनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से कनेक्ट किया करते हैं सिंगल ब्लाइंड स्टडी और सिंगल मास्क ट्रायल्स। ये थोड़े से नाम है, बस इनको याद रखना। अब कई बार ऐसे होता है कि कई बार तो ग्रुप को पता होता है कि हम कंट्रोल ग्रुप है, ए ग्रुप कंट्रोल ग्रुप है और बी ग्रुप जो है दूसरा वाला ग्रुप है, सॉरी ट्रीटमेंट ग्रुप है, ए ट्रीटमेंट है, बी कंट्रोल ग्रुप है, कई बार इनको पता होता है। लेकिन जब इनको ना पता हो, जब इनको ये ना पता हो कि कौन सा ट्रीटमेंट है कौन सा कंट्रोल है, तो आप देखोगे कि इसकी वैलिडिटी या थोड़ी सी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप इमेजिन करो, जब ग्रुप्स को पता ही नहीं है कि वो कौन से में है, ट्रीटमेंट में है या कंट्रोल में है, तो उनकी थोड़ी सी वैलिडिटी बढ़ जाएगी ना, सब ट्राई करेंगे इंप्रूव करने के लिए। जैसे कि ए ग्रुप को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, बी ग्रुप को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ए को लगेगा यार मैं तो इंप्रूव करूंगा, बी को लगेगा मेरा तो इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं क्योंकि मुझे कोई नई नई टाइप की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेसिबो इफेक्ट डाल दिया, मतलब कि हम कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑल्दो वो ट्रेनिंग नई नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिर्फ कंट्रोल है, सिर्फ उनको छोटा मोटा ये दिखाने के लिए कि आपको ट्रेनिंग मिल रही है। सिंगल ब्लाइंड स्टडी ये कहती है कि इन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा ग्रुप ट्रीटमेंट है और कौन सा कंट्रोल है, ये दोनों बस कुछ ना कुछ रहेगा, जिसका पोस्ट टेस्ट बेटर है हम बोलेंगे उसने इंप्रूव किया, और मोस्ट ऑफ द चांसेस ये रहेगा कि ट्रीटमेंट वाले का पोस्ट टेस्ट बेटर आएगा, तो ये इंप्रूव करेगा। समझ आया? क्लियर है? नहीं? यस सर क्लियर है सर। डबल ब्लाइंड में रिसर्चर को पता भी नहीं होगा ना सर, डबल ब्लाइंड में। एग्जैक्टली, डबल ब्लाइंड में रिसर्चर को भी पता नहीं होता। अब देखो ये जो सीरीज चल रही है ना, ये चल रही है वैलिडिटी को, रिलायबिलिटी को, ऑथेंटिसिटी को और बढ़ाने के लिए, और बढ़ाने के लिए, और बढ़ाने के लिए। तो जैसे जैसे हम ये सब फिल्टर्स लगाते जाते हैं ना, हमारी ऑथेंटिसिटी और बढ़ती जाती है, रिसर्च की रिलायबिलिटी और बढ़ती जाती है। क्योंकि पहली चीज क्या, सिंगल ब्लाइंड ट्रायल में यह है कि इफेक्ट खत्म हो जाएगा, है ना। जो स्लाउचिंग है, जो बी ग्रुप कर सकता है कि हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा तो हम तो वैसे इंप्रूव नहीं करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को ही ट्रीटमेंट मिल रहा है एक तरीके से। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम डबल ब्लाइंड करेंगे तो बायसनेस खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि रिसर्चर, क्योंकि रिसर्चर तो चाहेगा कि उसका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाए, इसका मतलब उसका जो ट्रीटमेंट है वो बेटर हो और वही रिजल्ट में भी आए। मान लो रिसर्चर ही डेटा ले रहा है, डेटा कलेक्ट मैं ही कर रहा हूँ मेरी स्टडी का, तो मैं तो चाहूंगा ना यार कि मेरा ही जो ग्रुप है वो सुपीरियर हो, तो मैं उसके थोड़े से मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। जैसे किसी ने अगर 50 केजी उठाया तो मैं उसको 52 लिख दूं, किसी ने 100 केजी उठाया तो मैं उसको 104 लिख दूं। तो ये थोड़ा बहुत मैं बायसनेस हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए या ऑथेंटिसिटी और बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डबल ब्लाइंड स्टडी। डबल ब्लाइंड स्टडी में ना तो इन दोनों को पता होता है कि ये ट्रीटमेंट है या कंट्रोल है, ना तो रिसर्चर को पता होता है कि इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट और कौन सा कंट्रोल है। समझ आया? किसी को कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है। और ऐसे ही ये दो टर्म्स ना इसमें भी यूज किए जाते हैं। जब हम मान लो आपने कोई पेपर बनाया, आपने कोई रिसर्च की, आपने पेपर बनाया, अब आपने किसी को भेज दिया, मतलब कि किसी जर्नल में भेज दिया, तो वहां पे भी डबल ये सिंगल ब्लाइंड रिव्यू सिस्टम, डबल ब्लाइंड रिव्यू सिस्टम, तो वहां पे भी वैसा ही है कि जो भी आपके पेपर को रिव्यू करेगा ना, वो आपको नहीं जानेगा कि किसने रिव्यू किया, और ऐसे ही आप भी उसको नहीं जानोगे कि किसने रिव्यू किया। तो सिंगल ब्लाइंड इसकी आपको नहीं पता कौन रिव्यू कर रहा है, ठीक है। और डबल ब्लाइंड इसकी वो पेपर जो होता है, जैसे आर्टिकल है, यहाँ पे ऑथर का नाम होता है कि XYZ ने लिखा है, वहां से वो ऑथर का नाम हटा दिया जाएगा। तो जो रिव्यू कर रहा है उसे भी नहीं पता कि ये पेपर कहाँ से आया। वरना चांसेस हैं कि मान लो कोई LNIP का ही सीनियर है जो मेरे पेपर को रिव्यू कर रहा है, और मैंने लिखा हुआ है कि उत्सव, उसे नहीं पता उत्सव कौन है, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है LNIP PhD स्कॉलर। अब वो क्या करेगा, थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा कि यार क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट से ही पेपर है तो चलो इसको पास कर देता हूँ, इसको मैं पब्लिश करने की ज्यादा चांसेस रखता हूँ। ठीक है, तो ये सब बायसनेस खत्म की जा सकती है सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड या सिंगल मास ट्रायल से। ठीक है,
और कंट्रोल ग्रुप तो ऑलमोस्ट आपको आइडिया हो ही गया है, जैसे कि ए और बी है तो ये ट्रीटमेंट ग्रुप है, हम इसको कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप का ये मतलब हुआ कि ए को तो ट्रीटमेंट मिल रहा है तो ठीक है, कंट्रोल ग्रुप भी कंट्रोल में ही रहेगा, मतलब रिसर्चर के हाथ में ही रहेगा, वो सारे सब्जेक्ट भी रिसर्चर के पास ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं और इनकी हमको एट द एंड एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ देखनी है और ये लोग सो रहे हैं, ये बिल्कुल सो रहे हैं आराम से और इनकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ हम लास्ट में चेक कर लेंगे। ऐसा हो तो कंट्रोल ग्रुप की तो कम ही आएगी, क्योंकि अगर वो ये 45 डेज की ट्रेनिंग है या 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है तो इनकी तो 6 मंथ्स में ऑलरेडी जो गेन है वो सब लॉस हो जाएगा। तो उस केस में कंट्रोल ग्रुप भी कुछ ना कुछ करता रहता है, कंट्रोल में ही होता है बस। और यही यही एक तरीका है एक्सट्रानियस वगैरह को कंट्रोल करने का, है ना। इनकी स्लीपिंग हैबिट सेम होगी, इनकी डाइटिंग हैबिट सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, बस जो इंटरवेंशन है, जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, दैट इज कंट्रोल ग्रुप। आगे चले। ठीक है, अब ये काफी सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा आपको, वैसे आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अभी देखें बेसिक तरीके से तो काफी चीजें सिंपल हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना। ये जो भी अप्रोच है ना, ये चल रही है डाउन टू बॉटम, सॉरी नीचे से ऊपर वाली अप्रोच। ठीक है, बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप मतलब कि बॉटम में आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो सबसे कम होगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आप अपनी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाते जाओगे। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में एक छोटा सा फैक्टर है कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में नो कंट्रोल ग्रुप, यूजुअली इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। ठीक है, इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, तो ये इसका एक कैरेक्टर है। फिर इसमें रैंडमाइजेशन भी नहीं होता, रैंडमाइजेशन भी नहीं होता। लेकिन जब आप इससे थोड़ा ऊपर जाओगे, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, वन शॉट केस है, फिर वन शॉट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है, तो ये चलो हम साथ में ही देख लेते हैं, हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो प्री एक्सपेरिमेंटल की दो प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखना जो बेसिक इनको अलग अलग करती है, कि ना तो इसमें कंट्रोल ग्रुप होगा ना तो रैंडमाइजेशन होगा। फिर इस टेबल को हम लास्ट में देखते हैं। देखो, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक, लिटिल और नो कंट्रोल ओवर एक्सट्रानियस वेरिएबल, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अभी कंट्रोल ग्रुप भी नहीं होता आपके पास, तो आप बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल नहीं करते। फिर कई बार आपके पास प्री टेस्ट भी नहीं होता, तो आपको पता नहीं होता कि इनकी अभी की वैल्यूज क्या है, मतलब आज की डेट में इनका ट्रेनिंग गेन कितना है या बॉडी कंपोजिशन कितना है, आप सीधे कई बार पोस्ट टेस्ट लेते हो, तो उस केस में आप एक्सट्रानियस को या तो थोड़ा या तो ऑलमोस्ट नहीं कंट्रोल करते। रेंडमाइजेशन नहीं होता। वन शॉट केस स्टडी ये नीचे है, टर्म्ड एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। ठीक है, ये अभी हम देख लेंगे। द प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ द ट्रीटमेंट इज गोइंग टू वर्क इन केस ऑफ एक्चुअल ट्रू एक्सपेरिमेंट्स। अब इससे कुछ हमको एक आइडिया मिलता है कि जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है ना, वो मोस्टली हम पायलट स्टडीज के लिए, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज के लिए, उन सबके लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट आए कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस आर ऑफन डिजाइन टू हैव अ लुक और टू एक्सप्लोर द रिसर्च अवेलेबल और टू एक्सप्लोर द फ्यूचर रिसर्च, तो वो स्टेटमेंट ठीक होगा, क्योंकि ये मोस्टली पायलट स्टडी या एक्सप्लोरेटरी फॉर्म में इसको ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे रिसर्चर को रिजल्ट की चिंता नहीं होती, सिर्फ उसको देखना होता है कि वेदर हिज डिजाइन और हर डिजाइन इज वर्किंग और नॉट, तो उसके लिए प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन काम कर सकता है। सबसे सिंपलेस्ट डिजाइन है वन शॉट केस स्टडी डिजाइन। ठीक है, वन शॉट डिजाइन बोल दो इसको। तो इसमें कुछ भी नहीं है, नो प्री टेस्ट, नो रेंडमाइजेशन, नो रेंडमाइजेशन एनआर। ठीक है, सिर्फ एक ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट को आप मोस्टली देखोगे तो एक्स से ही डिनोट किया जाता है ज्यादातर, बाकी कई बार कई जगह टी से भी डिनोट किया जाएगा, एक्स से डिनोट किया जाता है। और लास्ट में जो ओ है, ओ इज ऑब्जर्वेशन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओ इज ऑब्जर्वेशन। तो सिर्फ मतलब इसमें कॉज एंड इफेक्ट ही मेजर करते हैं हम, और कुछ भी नहीं होता ना इसमें। बड़ा सिंपल सा है, आपने 5-10 लोग इकट्ठे किए, उनको कुछ ट्रीटमेंट दिया, आपको नहीं पता उनका अभी लेवल क्या है, उनका वेट कितना है, उनका हाइट कितना है, वो सब आपने प्री टेस्ट नहीं किया, आपने सिर्फ उनको कुछ ना कुछ डाइट दे दी, कुछ इंटरवेंशन दे दिया और पोस्ट टेस्ट ले लिया, बस। सर नो रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे सर? रेंडमाइजेशन नहीं होता इसमें, आपने एक ग्रुप को पकड़ा और सीधे कर दिया, मतलब ये स्टडी कर दिया आपने, रेंडमाइजेशन नहीं होता इसमें। ठीक है, फिर वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इससे ये थोड़ी सी हायर लेवल की है। ठीक है, आप इसमें देखोगे तो इसकी वैलिडिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा इसमें कि आप पहला ऑब्जर्वेशन करोगे, दिस इज ऑब्जर्वेशन 1।
ट्रीटमेंट दोगे, ऑब्जर्वेशन 2। तो ये आपके प्री टेस्ट है, ये आपका पोस्ट टेस्ट है, और आपने जो इंटरवेंशन दिया अब आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इससे थोड़ा सा हायर लेवल की एक डिजाइन है। ठीक, लेकिन इसमें भी रैंडमाइजेशन नहीं होता। रैंडमाइजेशन से यहाँ मतलब है कि जो ग्रुप है आपके पास ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल आपके पास 10-15 लोगों का ग्रुप है, जो कोई वेट ट्रेनिंग कर रहा था या कोई डाइट ले रहा था, कोई प्रोटीन ले रहा था, आपने पूरे के पूरे ग्रुप को 15 को यहाँ पे अकोमोडेट कर लिया अपनी स्टडी में, सबको ले आया, आपने कोई रैंडमाइजेशन नहीं किया। ठीक है, अब आता है स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन में अब आप कहोगे सर आपने मना किया था कि इसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, तो मोस्टली नहीं होता। एक ही टाइप की ये स्टडी है, ये एक इवोल्यूशन है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का, जिसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक तरीके से कंट्रोल ग्रुप रखा जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में आए ऐसा कि विच फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डज नॉट हैव फॉलोइंग फैक्टर्स, जिसमें से एक है कि नो कंट्रोल ग्रुप और एक है कि नो रैंडमाइजेशन। ठीक है, तो इन दोनों का ही आंसर होगा प्री एक्सपेरिमेंटल। समझ आया? ठीक है, मेक श्योर कि आप फिर वहां पे आप ये लॉजिक बिल्कुल मत लगाना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम देते टाइम ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगे तो आप एक्सेप्शन पे बात करोगे, एक्सेप्शन से बात करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये आप नेट के पेपर में मैंने बहुत नोटिस किया है। तो आप एक्सेप्शन बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं सोचना, थोड़ा सा सिंपल सोचना है, क्वेश्चन जैसा पूछा है वैसा सोचना है। ठीक है, और सर वन शॉट में मतलब सिर्फ प्री टेस्ट नहीं है ना, बस ट्रीटमेंट और पोस्ट टेस्ट है। हाँ, ट्रीटमेंट दिया और पोस्ट दिया, फिर इसमें प्री भी है, ट्रीटमेंट है, पोस्ट है, लेकिन कंट्रोल ग्रुप नहीं है। इसमें सिर्फ कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप भी एज इन कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, इसलिए मना किया है कि कंट्रोल ग्रुप एज इन कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। सिर्फ दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। ये ट्रीटमेंट है और ये कोई ऐसे कुछ खास इस पे कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ वो कंपेरिजन के लिए होता है। तो आपने इसका प्री टेस्ट नहीं लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट दिया और पोस्ट टेस्ट ले लिया। यहाँ भी कोई प्री टेस्ट नहीं है, सीधे पोस्ट टेस्ट ले लिया। तो अब आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हो कि इनमें क्या डिफरेंस है। अगर इसमें ये ज्यादा बेटर है तो आप कहोगे कि हाँ भाई हमारा ट्रीटमेंट काम कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिजाइन। आपको इसमें सिर्फ नाम ज्यादा याद रखने हैं। ठीक है, डायग्राम देखने से काफी समझ में आ जाता है, लेकिन नाम याद रखने। वन शॉट वन ग्रुप तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट याद रहता है, लेकिन स्टैटिक ग्रुप आपको याद नहीं आएगा इसमें क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसको कि आप अगर ये पढ़ लो तो आप एक डायग्राम बना पाओ कि ये ट्रीटमेंट है, ऑब्जर्वेशन 1, ट्रीटमेंट नहीं ऑब्जर्वेशन 2 या ऑब्जर्वेशन 1, इन दोनों को कंपेयर किया, दैट इज स्टैटिक ग्रुप डिजाइन। ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे बाद में आते हैं। हम पहले ना ये पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ते हैं। ठीक है, ये वैसे हमने कल देखा था। ठीक, जैसे कि हमने अभी प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन देखा, तो उसमें पहला वाला क्या था, किसी को याद है? नो रैंडमाइजेशन था सर, उसमें रैंडमाइजेशन नहीं था। वन शॉट नहीं, पहले का नाम क्या है? वन शॉट पोस्ट टेस्ट। ठीक है, सेकंड क्या था? वन शॉट प्री टेस्ट। ठीक है, और थर्ड क्या था? स्टैटिक। ठीक, अब आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करना इसको बनाने के लिए। अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आप देखो कि ये सबसे ज्यादा एकदम एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज द एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जो एकदम जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, जो बेस्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इसमें होता है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि रिसर्चर जब ग्रुप्स में डिवाइड करता है, रिसर्चर जब सिलेक्शन करता है, रिसर्चर जब अपनी स्टडी को स्टार्ट करता है, तो वो सारे ग्रुप को या फिर किन्हीं भी जो भी लोग उस पर्टिकुलर फिनोमिना में काम कर रहे हैं उनको नहीं ले लेता, वो रैंडमाइजेशन करता है। कुछ को लेता है, कुछ को नहीं लेता है। अगर दो ग्रुप है, मान लेते हैं हम, एक तो ट्रीटमेंट ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है, तो वो किन्हीं, जैसे हमने बहुत सारी सैम्पलिंग प्रोसेस पढ़ी है जो रैंडमाइजेशन पे बेस्ड है, तो उसके बेसिस पे वो सैंपल्स को इनटेक या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रैंडमाइजेशन इज दी सबसे मेन फैक्टर।
और रैंडमाइजेशन से ही जो स्टडी की ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ जाती है, इंप्रूव होती है। ठीक है, तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की जो ऑथेंटिसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, किसी से भी कंपेयर कर लो, सबसे ज्यादा होती है। ठीक, अब ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी कुछ डिजाइन है बिल्कुल इन्हीं पे बेस्ड है, बिल्कुल इन्हीं पे बेस्ड है, उसको हम देखेंगे। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में पहला है पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। इसमें क्या होगा कि आपके पास दो ग्रुप हैं, ट्रीटमेंट तो है ही, कंट्रोल भी है। और इसमें ध्यान रखना कि जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है ना, उसमें आपके पास कंट्रोल ग्रुप भी होगा, इसीलिए उसको ट्रू एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं। ठीक है, रैंडमाइजेशन तो होता ही है, एक होता है कंट्रोल ग्रुप भी मस्ट है। ठीक, अब इसमें पहला क्या है कि आपने ट्रीटमेंट क्या दी, ट्रीटमेंट दिया, आपने यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया। ठीक, फिर सॉरी आपने कोई प्री टेस्ट नहीं लिया, ये ट्रीटमेंट ग्रुप है। आपने कोई प्री टेस्ट नहीं लिया, फिर आपने इनको कोई सा ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद आपने पोस्ट टेस्ट ले लिया। यहाँ पे भी बिल्कुल आपने ऐसा ही किया, कोई प्री टेस्ट नहीं है, ये कंट्रोल ग्रुप है और इसमें पोस्ट टेस्ट ले लिया। ठीक, अब आप इन दोनों चीजों को कंपेयर करोगे तो समझ में आया ये? Yes, sir. बस प्री टेस्ट तो पॉइंट ये है, बाकी सब हाँ बस प्री टेस्ट नहीं लिया इसमें, बाकी सब कुछ किया है इसमें। बाकी सब कुछ किया, कंट्रोल है, ट्रीटमेंट है, पोस्ट टेस्ट है, प्री टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, सबसे बेसिक टाइप ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। ये मोस्टली उस केस में होता है या तो आपका प्री टेस्ट पॉसिबल ना हो, ठीक है, या प्री टेस्ट की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू ना हो, तो आप उसको अवॉइड करते हो, या फिर बेसिक टाइप की रिसर्च हो आपकी जिसमें प्री टेस्ट को आप नहीं कंसिडर कर रहे हो। तो जैसे कि कई बार ऐसे होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ किस टाइप की रिसर्च में प्री टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि कोई बच्चे हैं, ठीक है, जिनको आप स्किल सिखाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बास्केटबॉल में किन्हीं बच्चों को स्किल सिखाना चाहता हूँ। ठीक, अब अगर वो नए हैं जिन्होंने स्किल कभी नहीं खेली है, तो क्या मैं उनका प्री टेस्ट ले सकता हूँ? मतलब मैं क्या करूंगा उनका प्री टेस्ट लेके? मुझे पता है उनका प्री टेस्ट कुछ आने ही नहीं वाला, क्योंकि उन्हें तो स्किल आती ही नहीं है। तो उस केस में हम प्री टेस्ट को अवॉइड करेंगे, हम सीधे ट्रेनिंग देंगे जो कि इंटरवेंशन है हमारा एक्स, और उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट ले लेंगे। एक ग्रुप है जिनको हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, सिर्फ बास्केटबॉल दे दी और छोड़ दिया खेलने के लिए। अब उसको हम वो हमारे कंट्रोल में, ऑल दो कुछ ना कुछ या दूसरा कोच कोई ट्रेनिंग दे रहा है, उसको हम सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं और उसका भी पोस्ट टेस्ट लिया। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ट्रीटमेंट वाज वर्किंग, मतलब ट्रीटमेंट से जो स्किल एक्विजिशन हुआ है, बास्केटबॉल स्किल एक्विजिशन हुआ है, दैट इज हायर, तो उस केस में हम कहेंगे कि भाई मेरा ट्रीटमेंट बेटर है। अगर इन दोनों का जो टी वैल्यू है, एफ वैल्यू सेम है, मतलब कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम कहेंगे कि भाई ट्रीटमेंट जो है इनवैलिड है, कोई बहुत ज्यादा काम का नहीं। ठीक है, तो इस केस में हमको प्री टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है और प्री टेस्ट लिया भी नहीं जा सकता। तो ये कौन सा था? पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ठीक है, अब है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ये भी बड़ा सिंपल है, इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है। पहला है, ये दूसरा है, इसमें भी कुछ नहीं है। पहली चीज तो रेंडमाइजेशन होगा, ट्रीटमेंट ग्रुप होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा। ठीक, इसमें जहां हम प्री टेस्ट नहीं लिया था, हम वहां पे प्री टेस्ट करेंगे, पहले दोनों ही का प्री टेस्ट करेंगे, इसमें ट्रीटमेंट देंगे, इसमें ट्रीटमेंट नहीं देंगे। ठीक है, और उसके बाद पोस्ट टेस्ट करेंगे। अब कल हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हम देख रहे थे कि प्री टेस्ट की वैल्यू, जैसे मैच्योरेशन वगैरह जब देख रहे थे हम, है ना, हमने कल एक एग्जांपल देखा था सोलोमन वाला। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो है मैच्योरेशन की, कि अगर किसी ने एक बार प्री टेस्ट कर लिया तो चांसेस है कि पोस्ट टेस्ट में उसकी जो वैल्यूज है बेटर आए। अब वो किसकी वजह से आ रही है? मैच्योरेशन की वजह से आ रही है या फिर ट्रीटमेंट की वजह से आ रही है, वो बता पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये डिजाइन उस केस में सक्सेसफुल है या एडवांटेजियस है जिस केस में प्री टेस्ट, जैसे कि मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं मसल मास की या फिर बॉडी कंपोजिशन की, या फिर मैं चाह रहा हूं कि दो टाइप की डाइट है, एक तो कीटो डाइट है, ठीक है, और एक कन्वेंशनल डाइट है। ठीक है, एक कन्वेंशनल डाइट है, दो टाइप की डाइट है। अब कीटो डाइट जो है वो कह रही है कि हम जो है वेट आपका कम कर सकते हैं, फैट कम कर सकते हैं। तो अगर आप सीधे कीटो डाइट ले लोगे और बाद में पोस्ट टेस्ट ले लोगे, तो क्या गारंटी है कि वो कीटो की ही डाइट की वजह से हो रहा है या फिर ये इंडिविजुअल कोई ट्रेनिंग भी कर रहा होगा? हो सकता है ये ट्रेनिंग भी कर रहा हो इसके साथ साथ, इसकी वजह से हो रहा हो। ठीक है, या फिर ये खुद ही डाइट कम खा रहा हो, ऐसे कीटो डाइट के अलावा भी ये कुछ सप्लीमेंट्स ले रहा हो या ऐसे कुछ, जिस बहुत सारे एक्स्ट्रा नहीं है ऐसे, उसकी वजह से। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि एक प्री टेस्ट भी रख लेते हैं। ठीक है,
या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है जो कीटो डाइट को फॉलो कर रहा है, उसके केस में वो ऑलरेडी फैट रिड्यूस्ड है, उसके केस में फैट ऑलरेडी कम है, तो कैसे पता चलेगा? उस केस में हम प्री टेस्ट लेंगे और प्री टेस्ट लेने के बाद उसको एक ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट देने के बाद हम पोस्ट टेस्ट पे आएंगे, तो हमें पता चलेगा भाई प्री टेस्ट फॉर एग्जाम्पल 10 था, पोस्ट टेस्ट 15 आया, तो जो 5 आया है ना, जो 5 आया मतलब इसको हम सिंपल फॉर्मूले में लिखें तो 15 - 10, जो 5 का इंप्रूवमेंट हुआ है वो हुआ है कीटो डाइट की वजह से। ठीक है, और कंट्रोल ग्रुप पे क्या करेंगे सर उसमें सर? कंट्रोल ग्रुप का हमने प्री टेस्ट लिया, पोस्ट टेस्ट लिया, हम अगर हमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं मिला, जैसे कि अगर आप उसको कुछ ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है ज्यादा भी मिले कम भी मिले, मतलब उसका फैट जो है ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो, अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो आप उसको छोड़ दोगे, सिग्निफिकेंट है तो आपने यहाँ पे अगर कोई ट्रेनिंग दी है तो आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कंट्रोल ग्रुप है तो आपको उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप इन दोनों को चेक करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे, अगर इसका मान लेते हैं इसका गेन 5 है, हमें 5 केजी वेट कम हुआ और इसका गेन 4.5 केजी है, तो क्या ये ट्रीटमेंट काम का है? ऑल्दो 500 ग्राम ज्यादा कम हुआ, मतलब ज्यादा वेट फैट कम हुआ, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है। आपकी रिसर्च सिग्निफिकेंट तब होगी जब इसमें 5 केजी हो और इसमें 1 या 2 केजी हो बस, तो आपका ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट है। तो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप इसलिए होता है ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें कि ट्रीटमेंट इज वेदर इफेक्टिव और नॉट। जैसे ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर एग्जाम आप और मैं देंगे तो हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई मैंने वहां पे पढ़ाई की थी तो मेरा ये रिजल्ट है, अब आप कहोगे भाई मैंने तो घर पे पढ़ाई की थी, अब मेरा देख लेते हैं क्या रिजल्ट है, तो उस केस में हम कंपेयर कर सकते हैं वेदर जो भी क्लास हम अटेंड कर रहे थे दैट वाज फ्रूटफुल और नॉट। ठीक है, इसके ना मैं आपको कुछ एग्जांपल्स एज इन जो पेपर्स में यूज होते हैं, रिसर्च पेपर में यूज होते हैं, मैं वो भेजूंगा, ऑल्दो मैंने भेजे भी थे, वो ग्रुप पे हैं आप देखना, तो उसमें डिजाइन्स के बारे में आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी कि कैसे कैसे उन्होंने कब किस सिचुएशन में कैसे डिजाइन बनाएंगे। ऑल्दो वो इम्प्लीकेशन पार्ट है, वो बहुत ज्यादा हमारे अभी क्वेश्चन आंसरिंग में काम नहीं आएगा। अब थर्ड है सोलोमैन 4 ग्रुप डिजाइन, इस पे कल भी हमने डिस्कशन किया था, इसमें यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? सर उसमें सर मैचुरेशन वाली बात सर किसमें सर, सोलोमैन में होगी? सोलोमैन में कवर होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें डीमेरिट या एक लूप होल छोटा सा ये है, इसका लेक्यूना क्या है कि इसमें मैचुरेशन आप नहीं पकड़ सकते, प्री टेस्ट की वजह से जो मैचुरेशन हो रहा है वो पोस्ट में इसमें पकड़ नहीं सकते आप। हो सकता है भाई प्री टेस्ट से वो सीख गया हो, है ना, जो भी स्किल है या कोई भी टेक्निक है वो सब सीख गया हो, तो उसको आप नहीं पकड़ सकते। सोलोमैन 4 ग्रुप डिजाइन में उस चीज का तोड़ सोलोमैन 4 ग्रुप डिजाइन में। एक सेकेंड, तो इसका एक बार सर एग्जांपल बता देते सर, मैचुरेशन मतलब कैसे? एक सेकेंड बता रहा हूँ। मैच्योरेशन जैसे मैंने कल बताया था आपको कि अगर आप पहली बार मेडिसिन बॉल थ्रो करो तो चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छा नहीं फेंक पाओगे, मतलब कहीं ना कहीं आपका एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर आप ऊपर फेंक दोगे रेदर देन थ्रोइंग इट टू अ डिस्टेंस, आप ऊपर हाइट ज्यादा दे दोगे उसको, आपका रिलीजिंग एंगल खराब होगा। लेकिन एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लो ना उसकी, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी टेक्निक क्या है, तो आप अपना जो डिलीवरिंग एंगल है उसको सही कर लोगे, कहाँ से थ्रस्ट लगाना है वो सब सही कर लोगे। तो ये सब क्या है, मैच्योरेशन इफेक्ट है। आप किसी भी चीज को एक दो बार में सीख सकते हो, उसका बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट में जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, और पूरी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ना यही एक सबसे थोड़ा सा टिपिकल है, ये समझने वाली बात है, बाकी सब तो दोनों नाम से पता चल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, शोल्डर की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है। शोल्डर की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास एक टेस्ट है, जैसे कि हम मान लेते हैं मेडिसिन बॉल थ्रो, ठीक है, इससे हमको टेस्ट करना है। मान लेते हैं हम ये पुराना कन्वेंशनल मेथड लगाया हमने, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, तो उसमें क्या होगा, हम पहले प्री टेस्ट करेंगे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का, भाई मेडिसिन बॉल उसने कितनी फेंकी, फिर आप उसको कुछ ट्रीटमेंट दोगे जिससे उसकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ शोल्डर की बढ़ जाए, फिर आप उसको पोस्ट टेस्ट करोगे। ऐसे ही आप कंट्रोल ग्रुप के साथ भी करोगे, आप कोई प्री टेस्ट दोगे, कुछ नहीं करोगे और पोस्ट टेस्ट दे दोगे, ठीक है। अब देखो, अगर कोई 2-3 बार, फॉर एग्जांपल आपकी जो प्री टेस्ट है उसमें 3 थ्रो हैं या फिर कई बार 10 थ्रो भी होते हैं, जैसे कि जॉनसन बास्केटबॉल स्किल एबिलिटी टेस्ट पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है,
यस सर। तो इसमें 3 टेस्ट होते हैं, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी, उसके बाद शूटिंग एक्यूरेसी होती है, फिर ड्रिबलिंग होती है। तो अगर आप उसको 1-2 बार कर लोगे ना, भले ही आपकी बास्केटबॉल स्किल थोड़ी-सी वीक हो, लेकिन या कोई नोवाइस एथलीट हो, बास्केटबॉलर हो, वो भी कर लेगा ना अगर उसको, तो उसको आइडिया मिल जाएगा कि बास्केट पे रिंग मतलब जो बोर्ड है उस पे कहाँ पे बॉल प्लेस करनी है तो बास्केट अंदर चला जाए, ठीक है? तो ऑल्दो वो प्रैक्टिस करने से बेटर होगा, लेकिन अगर वो प्री टेस्ट कर ले, उसको 3-4 अटेम्प्ट दे दिया जाए तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ये बिल्कुल प्रूवन है। तो इस केस में अगर उसने मेडिसिन बॉल थ्रो करके देख लिया, बास्केटबॉल थोड़ा-सा थ्रो करके देख लिया, तो देयर आर चांसेस कि वो चीज़ सीख जाएगा। सीखने का मतलब है यहाँ पे मैच्योरेशन इफेक्ट। तो जब आप पढ़ोगे ना थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी या सॉरी थ्रेट टू इंटरनल रिलायबिलिटी, किसी रिसर्च की इंटरनल रिलायबिलिटी पे वो हम पढ़ेंगे क्या-क्या थ्रेट होते हैं। उसमें एक है मैच्योरेशन इफेक्ट। मैच्योरेशन इफेक्ट। तो अगर आप वो पुराने किसी चीज को करने से वो चीज सीख जा रहे हो, तो पता नहीं चलेगा कि वो मैच्योरेशन इफेक्ट है या फिर वो ट्रीटमेंट का कमाल है, मतलब ट्रीटमेंट की वजह से बेटर हुआ है। ठीक है? तो उस चीज को काउंटर करने के लिए, ये एग्जांपल क्लियर है ना? यस सर। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन आई, जिसमें उन्होंने क्या किया कि 2 कंट्रोल 2 ट्रीटमेंट ग्रुप रखे, प्री टेस्ट दिया, एक ट्रीटमेंट में प्री टेस्ट नहीं दिया और सीधे पोस्ट टेस्ट दिया। एक कंट्रोल में वही प्री टेस्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया और पोस्ट टेस्ट दिया। तो हम इसको कह सकते हैं ये दोनों ना क्लब कर दिया, मतलब दोनों डिजाइन को क्लब कर दिया एक तरीके से, प्री एक्सपेरिमेंटल को और ट्रू एक्सपेरिमेंटल को क्लब कर दिया छोटा सा, तो इन्हें 4 ग्रुप डिजाइन मिले। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 40 का ग्रुप था, आपने रैंडमाइजेशन किया, 10 इसमें भेजे, 10 10 10, चारों में 10 10 भेजे, ये आपका स्टडी डिजाइन हो गया। और जब आपने रिजल्ट लिया, जब आपके पास पोस्ट टेस्ट आया, तो आपने देखा इसमें जो है इम्प्रूव हुआ है। अब आप मुझे इसका रिजल्ट बताना कि इंटरप्रिटेशन क्या होगा। इसमें जो है इम्प्रूव हुआ है, इसमें इम्प्रूव नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्री सर टेस्ट का रिलायबल मतलब नहीं है प्री टेस्ट सर। का सब प्री टेस्ट का रिलायबल नहीं है फर्क है सर। मतलब। इसका मतलब कि जो आपका ट्रीटमेंट है ना, उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर आपका ट्रीटमेंट का इफेक्ट आता, मतलब अगर आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो आप दे रहे हो शोल्डर्स के लिए, डेल्टोइड के लिए, अगर वो इफेक्टिव होती तो वो यहाँ पे भी इफेक्टिव आती। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे भी ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ट्रेनिंग सेम है, ये दोनों सेम है, ये X1 ही है। तो अगर आप ये दोनों देते तो इसमें भी इफेक्ट आना चाहिए था। लेकिन अगर सिर्फ ये इंप्रूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके प्री टेस्ट की वजह से मैच्योरेशन इफेक्ट आ रहा है पोस्ट टेस्ट में। समझ आया? यस सर। ठीक है? तो इसको काउंटर करने के लिए सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन है। अब इसको आप बाकियों से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें कई सारे इंटरवेंशन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा भी होगा कि इसमें तो आपके आ गया, इसमें नहीं आया, या फिर इन दोनों में आ गया। तो दोनों में आ गया तो आप क्या कहोगे? तो कह सकते हैं सर इसी का सर इफेक्ट है, ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग। दोनों दोनों में आ गया तो आप कहोगे कि ट्रेनिंग का इफेक्ट है। मान लेते हैं कि इसमें आया और इसमें नहीं आया, तो तो भी सर ये सो नहीं कह सकते कि ट्रेनिंग इफेक्टिव है, यानी कोई और भी वेरिएबल होगा सर। एक तो कोई और एक वेरिएबल हो सकता एक्सट्रेनियस है। फैक्टर करेक्ट। या फिर हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि प्री टेस्ट की वजह से जो लॉस हो रहा है, मान लेते हैं कि हमने कोई स्टडी की, उसमें आपको 2 मिनट में कुछ राउंड्स लगाने थे या 2 मिनट में शटल रन करनी थी, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत आराम दिया गया, ठीक है, और कोई या फिर कुछ आपने ट्रेनिंग की और आपने पोस्ट टेस्ट किया, तो अब हो सकता है कि इस प्री टेस्ट का जो इफेक्ट है वो पोस्ट टेस्ट पे आ रहा हो। मतलब अगर हम तभी कर रहे हैं तो इस प्री टेस्ट का इफेक्ट पोस्ट टेस्ट पे आ रहा है। कई ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आप तुरंत कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करके आप उसका पोस्ट टेस्ट लेते हो, तो हो सकता है इसका जो फटीग है वो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होके पोस्ट टेस्ट पे उसका इफेक्ट कर रहा हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपने प्री टेस्ट नहीं लिया, तो पोस्ट टेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आया और नेचुरली उसकी जो है वो ट्रीटमेंट से वो इम्प्रूव हो गया। ठीक है? तो ये सब इसके इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं जब आप इसको कंपेयर करोगे आपस में। और दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जब आपको सारी चीजें, ऑल्दो इसमें कुछ यही 2 चीजें हैं कि अगर आपको प्री टेस्ट को अवॉइड करना हो या मैच्योरेशन इफेक्ट को अवॉइड करना, तो आप ये यूज करोगे। अदरवाइज दिस इज द बेस्ट डिजाइन, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ठीक है? सर। ये मतलब जैसे सर किसी ने अपना प्री टेस्ट सर रिसर्च डिजाइन बनाया तो सर उसको सोलोमैन के साथ सर कंपेयर करके देखेंगे सर कि रिलायबिलिटी है नहीं है इसकी। समझा नहीं मैं। मतलब जैसे आप बोल रहे हैं ना सर, इसमें मतलब मैचुरेशन इफेक्ट आ सकता है सर प्री टेस्ट हाँ वाले में।
और जो सोलमैन वाला है मतलब वो प्योरली मतलब बेस्ट मेथड है। और सर किसी का रिसर्च डिजाइन सर ऊपर वाला है प्री टेस्ट वाला, तो सर वो चेक करने के लिए कि मैचुरेशन इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो सर हाँ, सोलमैन पे भी अप्लाई करके देखेंगे। कर सकते हैं, कर सकते हैं, पॉसिबल है, कर सकता है। ऑल्दो यही है कि देखो इसमें वही रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपके पास उतने सैंपल साइज है, अगर आपके पास 40 सैंपल साइज है जो इक्वली डिवाइड किए जा सकते हैं, तो आप सैंपल साइज फिर जा सकते हो, आप सोलोमैन पे भी जा सकते हो। कुछ केसेस में है कि प्री टेस्ट का बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा ही नहीं, मतलब प्री टेस्ट जो पहले हुआ वही, जैसे स्प्रिंटिंग है ना, स्प्रिंटिंग मान लेते हैं, तो स्प्रिंटिंग में ऐसी कोई बहुत ज्यादा स्किल नहीं है। अगर कोई स्प्रिंटर है ऑलरेडी, सेट स्प्रिंटर है, वो कोई ट्रेनिंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि उस 2-3 स्प्रिंट मारने से उसको मैच्योरेशन आ जाएगा, है ना। स्प्रिंटिंग वो हमेशा से मानता आ रहा है, उसमें कोई बहुत ज्यादा स्किल का काम नहीं है, टेक्निक नहीं है। अगर मतलब हम ऊपर ऊपर से देखें सुपरफिशियली, तो उसमें बहुत ज्यादा कोई टेक्निक नहीं है। आप ट्रीटमेंट दोगे, पोस्ट टेस्ट लोगे, तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सब रिसर्चर के एंड से डिसाइड होता है कि उसे अपना कैसे उसको रिसर्च डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये सब उसके ऊपर है, समझ आया। ओके सर, यस। तो सबसे ऑथेंटिक जो है वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में सोलोमैन आप बोल सकते हो, या फिर उससे कम अगर आपका हो तो यही यही। ठीक है, तो हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल बहुत सिंपल है। बस पॉइंट मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको याद रखना पड़ेगा, वन शॉट प्री पोस्ट स्टैटिक ग्रुप क्या होता है, फिर इसमें सोलोमैन मेरे हिसाब से अब आपको याद रहेगा, फिर पोस्ट टेस्ट ओनली ग्रुप डिजाइन, और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ठीक, अब आते हैं हम कॉसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे। ठीक, कॉसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ना बहुत इन डेप्थ में मत पढ़ना। इन डेप्थ में इसलिए मत पढ़ना क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, एग्जाम में क्वेश्चंस जो है काफी ऊपर ऊपर से आते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा, और जब भी आप इसको इसके बारे में सर्च करोगे ना, तो आज मैं काफी इसके बारे में देख रहा था, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, और वो बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड है। पर्सनलाइज मतलब या इंडिविजुअलाइज्ड मतलब कि वो रिसर्चर के एंड से बहुत ज्यादा वो है, क्लोज है। आप थ्योरी से बहुत ज्यादा दूर है, रिसर्चर के एंड से काफी ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जैसे हमने दो देखे, प्री एक्सपेरिमेंटल और ट्रू एक्सपेरिमेंटल, इसमें छोटा अगर आप एक डिफरेंस देखो ऊपर ऊपर से, तो प्री एक्सपेरिमेंटल में रेंडमाइजेशन नहीं होता, कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। ट्रू एक्सपेरिमेंटल में दोनों ही क्वालिटीज प्रेजेंट होती है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल में भी रेंडमाइजेशन नहीं होता है, तो नो रेंडमाइजेशन इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। कॉसी का मतलब जैसे रिजेंबलिंग, रिजेंबलिंग का मतलब होता है कि वो दिखती तो है एक्सपेरिमेंटल की तरह से, लेकिन वो वाकई एक्सपेरिमेंटल है नहीं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है रेंडमाइजेशन उसमें नहीं होता, ठीक है। सर मैनिपुलेशंस होंगी इसमें? हाँ, ट्रीटमेंट तो हो गई, ट्रीटमेंट तो आप इसमें भी मैनिपुलेशंस दोगे। होगी, कॉज एंड इफेक्ट हाँ होगा, हाँ, पर रैंडमाइजेशन नहीं क्या, होगा। कॉज एंड रेंडमाइजेशन नहीं इफेक्ट होगा। होगा, हाँ हाफ ऑफ हाँ द हाँ कंडीशन फुलफिल होंगी ना। हाँ, रेंडमाइज, देखो ये जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है ना, इसके बहुत छोटे मोटे डिफरेंस हैं प्री एक्सपेरिमेंटल इसमें, कि कंट्रोल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप नहीं है, रेंडमाइजेशन है, रेंडमाइजेशन नहीं है। तो इन सब के बेसिस पे इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे डिवाइड किया हुआ है, ठीक। फिर unlike true experimental design, a Cauchy experimenter does not rely on random assignment. Instead, subjects are assigned to group based on non-random criteria. Non-random criteria कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल आप जैसे हम किसी कॉलेज में गए और वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट है, फिर फुटबॉल है, फिर हॉकी है। तो एक चीज तो आप, जैसे इनकी फिजिकल फिटनेस देखनी है आपको, तो एक चीज तो आप ये कर सकते हो कि इनको आप पहले वाकई फिजिकल फिटनेस के बेसिस पे स्ट्रेटास में डिवाइड करो, या गेम्स के हिसाब से डिवाइड करो। आपने क्या किया, क्रिकेट को एक ग्रुप बना दिया, इसको एक ग्रुप बना दिया, और हॉकी को एक ग्रुप बना दिया। तो आपने कोई रेंडमाइजेशन नहीं किया, आपने इन तीनों को एक एक ग्रुप बना दिया और सीधे सीधे अपनी रिसर्च में कर लिया। या फिर कोई कॉलेज है, मान लेते हैं फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है। अगर आपको इसमें कुछ स्टडी करनी है, तो आपने कोई रेंडमाइजेशन नहीं किया। या फिर अगर मैं और अच्छे से समझाऊं, तो मान लेते हैं कि दो सेक्शंस हैं, फर्स्ट ईयर के दो सेक्शन है, ए और बी। अब आप अगर चाहते हैं इन दोनों पे रिसर्च करना, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, नॉलेज लेवल सिमिलर है, हम कह सकते हैं कि इनकी मैच्योरिटी भी सिमिलर होनी चाहिए, एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो। लेकिन आप इसमें रैंडमाइजेशन कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने ए को एक ग्रुप बना दिया, बी को एक ग्रुप बना दिया। तो इस केस में जो आपकी स्टडी की ऑथेंटिसिटी है, वो हो सकता है बढ़ जाए, सॉरी कम हो जाए। इसका रीजन क्या है? क्यों हो सकता है कि जो डिवीजन हुआ हो ए और बी का, तो ए में ज्यादा अच्छे लोग हों, मतलब कि ठीक ठाक लोग हों, इन्फ्लुएंस्ड लोग हो, या फिर इंटेलेक्चुअली थोड़े से ज्यादा लोग हैं, जिनके जैसे कई बार होता है ना, स्कूल्स में होता है कि 80% अबव जो परसेंट जिनके बच्चे हैं वो ए में पढ़ेंगे, और 80% से जो नीचे है, या 70 to 80 बी में पढ़ेंगे। और डी सेक्शन एकदम डब्बा सेक्शन होता है कि जो गधे हैं उसको डी में डाल दो।
तो इनकी थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, इनके साथ टीचर्स हैं, थोड़े एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी। तो इस केस में रैंडमाइजेशन नहीं किया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉशी एक्सपेरिमेंटल। समझ आया? सर सैम्पलिंग कौन सी यूज की इसमें हमने, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? हाँ, नॉन रैंडमाइजेशन है, मतलब आपने जो पूरा था आपके पास उसमें रख दिया आपने सैंपल, ए तो ग्रुप फिर है, सर बी ग्रुप है। हाँ, सर ऑथेंटिसिटी तो बढ़नी चाहिए ना, फिर हमारे हमने सैंपल हमारे हिसाब से लिया है तो ऑथेंटिसिटी तो बढ़नी चाहिए ना इससे। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप सैंपल अपने हिसाब से ले लोगे तब रिसर्चर अपने हिसाब से सैंपल ले लेगा और कहेगा कि मेरी ट्रीटमेंट से इफेक्ट ज्यादा आया है, तो दैट इज बायसनेस। वो ऑथेंटिसिटी कैसे बढ़ाएगा? ठीक है सर। है ना? तो इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही एक तरीके से यूज होगी। ठीक है, पर्पसिव या फिर वो पर्पसिव देख लें, एक कौन सी होती है जो, जजमेंटल हाँ, सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग हो गई, कन्वीनियंट, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंट, स्नोबॉल। हाँ, ठीक है। तो वो Cauchy experimental design does not randomly assign group to the participants, rather it studies their nature and then treats them accordingly। ठीक है, मतलब कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं है, उस पता होता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस हिसाब से उसको असाइन किया जाता है। ठीक, इट स्टडीज द पार्टिसिपेंट्स बिफोर एंड आफ्टर द प्रोग्राम, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, वो अभी हम देख लेंगे। Cauchy experiment also are ethical due to their non randomization characteristics। मतलब कि जब आप इसमें randomization नहीं करते हो, और आप जैसे ए और बी की हमने बात की है, तो जब आप इसमें randomization नहीं करते हो, रिजल्ट आपके पास आता है, तो आप इसको बहुत ज्यादा डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई नहीं कर सकते एज इन ऑथेंटिसिटी तो कम है, ये तो पक्की बात है, ऑथेंटिसिटी कम है, लेकिन ये नॉन एथिकल भी नहीं है। ठीक है, ये नॉन एथिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेडिकल टर्म्स वगैरह में यूज होता है। ठीक, इसलिए ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखें। अब कॉसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में बहुत सारे डिजाइन है जो पढ़ने, मतलब पढ़ने लायक तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स के लिए यहाँ पे कुछ चीजों को एलाबोरेट किया है, बाकी हम इन जनरल ऐसे देख लेंगे। ठीक है, तो एक है प्रॉक्सी प्री टेस्ट डिजाइन। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। हाँ, प्रॉक्सी का मतलब थोड़ा सर सा जुगाड़ रिप्लेसमेंट लगाने के बोलते लिए। हैं, जुगाड़, एक तरीके से जुगाड़ लगाना। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी प्री टेस्ट का मतलब क्या है? अब प्रॉक्सी प्री टेस्ट का मतलब क्या हुआ? एक तो होता है प्री टेस्ट, भाई आपने कोई इंटरवेंशन दिया, उसके पहले आपने प्री टेस्ट लिया। प्रॉक्सी प्री टेस्ट का मतलब होता है कि फर्जी प्री टेस्ट, या फिर एक तरीके से सप्लीमेंट्री प्री टेस्ट। ठीक है, क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने आपने ना किसी को, जैसे कि मैं बताऊं, कोई मेडिटेशन सेशन कराया, कोई मेडिटेशन सेशन कराया आपने। ठीक, अब आपने मेडिटेशन सेशन ऑलरेडी करा दिया है, उसके बाद आप क्या ले सकते हो? सेशन कराने के बाद, आप इंटरवेंशन कराने के बाद आप क्या ले सकते हो? पोस्ट टेस्ट, करेक्ट ना? यस सर। है ना, पोस्ट टेस्ट लोगे। लेकिन आपने क्या किया, उनसे ये कहा कि आप डिफरेंस बताओ कि आपको पहले कैसा फील होता था और अभी कैसा फील हो रहा है। अब हो सकता है कि ये हो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग या 8 मंथ्स की ट्रेनिंग, मेडिटेशन हो या त्राटक हो। जैसे मैंने एक स्टडी की हुई थी, 6 वीक ट्रेनिंग की हुई थी त्राटक की। अब उसके पहले मुझसे कुछ नहीं पूछा गया कि आपको कैसा लगता है, आपका फोकस कैसा है, कंसंट्रेशन कैसा है, XYZ। लेकिन बाद में मुझसे पूछा गया कि आपको अभी कैसा लगता है और पहले कैसा लगता था। अब मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं था, मैं सिर्फ ऐसे ही कर रहा था फॉर्मेलिटी के लिए। तो जब मुझे बाद में पूछा गया कि आपको पहले कैसा लगता, तो मुझे कुछ खास याद नहीं था। लेकिन मुझे पूछा गया, इसलिए मुझे बताना पड़ा कि पहले मुझे हाँ थोड़ा कम लगता था फोकस, बाद में ज्यादा लगने लगा। तो दिस इज नोन एज प्रॉक्सी प्री टेस्ट, जिसमें आप प्री टेस्ट लेते नहीं हो, लेकिन बाद में आप जाके उसका इंटरवेंशन देखते हो। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों ही। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यही है कि दिस टेक्निक इज नॉट वेरी रिलायबल एज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द पार्टिसिपेंट्स टू रिमेंबर हाउ दे फेल्ट लॉन्ग टाइम अगो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कॉसी एक्सपेरिमेंटल का। अब देखो ये एक्सपेरिमेंटल क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल कहता है कि देयर शुड बी रैंडमाइजेशन, देयर शुड बी एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड परफेक्टली, और कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये जो फर्जी काम है प्रॉक्सी प्री टेस्ट वाला, या फिर जो आपने डिले कर दिया, या फिर आपने ठीक से नहीं किया, ये सब कॉसी एक्सपेरिमेंटल में। ऑल्दो ये एक्सपेरिमेंटल तो है क्योंकि आप इसको मैनिपुलेशन कर रहे हो, मेडिटेशन इज वन फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन, इंटरवेंशन, इसका इफेक्ट भी देख रहे हो, लेकिन क्योंकि आपके पास प्री टेस्ट नहीं है तो आपने प्री टेस्ट बाद में लिया। ठीक है, सर इसमें भी कंट्रोल ग्रुप होगा? हाँ हाँ, कंट्रोल ग्रुप इसमें भी हो हाँ। सकता है, कंट्रोल ग्रुप इसमें भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस नॉन रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन नहीं है। फिर एक टाइम सीरीज डिजाइन है। अगर हम इसको सिंपल टाइम सीरीज डिजाइन को देखें तो ऐसे कुछ बनेगी है, O1 O2, फिर
जैसे कि हाँ O4 ऐसे कुछ। तो सिंपल टाइम सीरीज डिजाइन में क्या होगा, आपने एक ऑब्जर्वेशन किया, फिर उसका ये सॉरी हाँ ट्रीटमेंट लिया, तो ये एक तरीके से प्री टेस्ट हो गया। फिर आपने एक ऑब्जर्वेशन किया, फिर ट्रीटमेंट दिया, ऑब्जर्वेशन किया, ट्रीटमेंट दिया। ये किस टाइप में हो सकता है, जैसे कि मैं कहूँ फैटीग के केस में, आपने एक ट्रेनिंग कराई, उसके बाद आपको देखना है कि फैटीग धीरे धीरे कैसे कम हो रहा है। ठीक है, तो आपने ट्रेनिंग कराई, फिर आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन कर लिया कि उसके फैटीग बॉडी में कितना फैटीग है। तो आपने जैसे लैक्टेट मान लेते हैं, लैक्टेट की वैल्यू ले ली आपने, कुछ लैक्टेट की वैल्यू आ गई। फिर आपने उसको एक ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट मतलब कि आपने उसको कूल डाउन एक्सरसाइज कराई। तो दिस इज ट्रीटमेंट 1, दैट इज कूल डाउन लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइजेस। ठीक, फिर आपने ऑब्जर्व किया उसके लैक्टेट वैल्यू क्या हुई, फिर आपने उसको क्या किया, थोड़ी सी मसाज करा दी। ठीक है, फिर आपने ऑब्जर्व किया कि उसके बॉडी में क्या क्या चेंज आ रहा है। ठीक, ऑब्जर्वेशन 3, फिर आपने उसको क्या किया, आइसिंग कर दी या आइस बाथ दे दिया, ऐसे कुछ आइस थेरेपी कर दी, कंप्रेशन कोल्ड कंप्रेशन कर दिया। फिर आपने देखा, तो ये जब आप सीरीज में देख रहे हो बार बार उसका रिपीटेड, ये बिल्कुल वैसा ही है, रिपीटेड मेजर ले रहे हो जब आप, है ना, तो उस केस में बोलेंगे इसको टाइम सीरीज डिजाइन। ठीक है, सर कोविड वैक्सीन भी इसका एग्जांपल हो सकता है, कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन भी हो सकता है, मतलब हम जब देखें कि टाइम के साथ साथ क्या चेंज आ रहा है वो। ट्रीटमेंट उसमें सेम है सर, इसमें ट्रीटमेंट आपने अलग अलग दिया हर बार, ऐसा कुछ है इसमें ट्रीटमेंट सेम का या हाँ ट्रीटमेंट हाँ हाँ, अलग? नहीं नहीं नहीं, ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा बता रहा हूँ कि हमने अलग अलग ट्रीटमेंट दिया, इसमें यह है कि एक ही ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी है, इसमें एक ही ट्रीटमेंट का टाइम के साथ साथ क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी है, वो भी सही है। ठीक है, कि एक ही ट्रीटमेंट 5 मिनट बाद कैसे रिएक्ट हुआ, फिर 5 मिनट बाद कैसे रिएक्ट हुआ, 10 मिनट बाद कैसे रिएक्ट हुआ, वो भी सब हम देख सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट है, हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट में ऐसे होता है ना कि कुछ टाइम बाद आपकी हार्ट रेट लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद आपकी हार्ट रेट लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद आपकी हार्ट रेट लेते हैं, है ना, कुछ हाँ एक तो से वो डेढ़ डेढ़ यस मिनट सर, बाद ऐसे कुछ, डेढ़ घंटे बाद, है ना, 2.5 घंटे बाद। 1 से 1.5, 2 से 2.5, 3 से 3.5। एग्जैक्टली, तो ये सब टाइम सीरीज डिजाइन है। ठीक, अब मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन भी होती है, जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूस लो, ट्रीटमेंट दो, ऑब्जर्वेशन लो, फिर ट्रीटमेंट दो, या एक ऑब्जर्वेशन के बीच में 3-4 ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि हर 1 मिनट पे ये है, ये मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फिर ट्रीटमेंट दिया, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे ऐसे करके आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। तो इसमें आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है, कंट्रोल ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये सब चीजें बस पॉइंट इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नाम याद रखना है आपको आंसर करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। नाम कैसे याद रहेंगे, कि अगर आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन क्या है, सिंगल टाइम सीरीज डिजाइन क्या है, तो आपको याद रहेगा थोड़ा सा कि क्या है उसमें, ऑब्जर्वेशन है, बार बार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ट्रीटमेंट देके। ठीक है, दिस इज टाइम सीरीज डिजाइन, जैसे कि ये है यहाँ पे टाइम सीरीज में। देखो टाइम सीरीज में क्या किया इन्होंने, कि कुछ एक्स लिया, फिर ऑब्जर्वेशन किया, फिर एक्स दिया, फिर ऑब्जर्वेशन किया, फिर एक्स दिया, फिर ऑब्जर्वेशन किया, फिर एक्स, फिर ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे ही टाइम सीरीज डिजाइन है। तो इसमें बेसिकली उन्होंने ये किया है कि एक इंडिविजुअल को पैसा दिया है, उसकी हैप्पीनेस देखी है, फिर मतलब यहाँ पे तो नहीं दिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया, फिर हैप्पीनेस देखी, फिर $1000 दिए, फिर उस वो कितना हैप्पी हो देखा, फिर वो हटा दिया, फिर हैप्पीनेस देखी, तो ये सब इंडेक्स है। इसमें आप ऐसे रख सकते हो $50, $100, $1000, ये सब। ठीक, फिर नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन है, और मल्टीपल सीरीज तो हमने देख लिया। एक इसमें ये भी है रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी, आप इसको पढ़ना थोड़ा सा, ये ऑल्दो उतना काम का नहीं है, ये नाम सिर्फ आप याद रख लो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में एक जगह देखा था रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी। मैं हल्का सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ इसका क्या है, जिसका मन करे उसको थोड़ा अपने से पढ़ना। ठीक है, रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी में ये होता है कि आप ना, जैसे जब भी आप ग्रुप्स को डिवाइड करते हो, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स आर असाइंड टू प्रोग्राम और कंपैरिजन ग्रुप सोनली ऑन द बेसिस ऑफ अ कट ऑफ। आप एक लाइन बना देते हो, एक कट ऑफ बना देते हो, फॉर एग्जांपल 50, किसी भी चीज का ले लेते हैं, वेट ले लेते हैं, किसी भी चीज को आप 50 ले लेते हैं, तो ये आपने एक कट ऑफ बना दिया। कट ऑफ के ऊपर जो है वो एक ग्रुप, कट ऑफ के नीचे जो है वो एक ग्रुप। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी। तो जब आप कट ऑफ बना देते हो, तो ये आपका एक ग्रुप हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम इसको एक ट्रीटमेंट ग्रुप दे देते हैं, ये वाला एक ग्रुप हो जाएगा, एक कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा, और इसके बेसिस पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, या इसके बेसिस पे आप कुछ जज करते हो। तो इसमें क्या है कि आपने ऑलरेडी जो है थोड़ी सी बाइसनेस या एक थोड़ा सा फिल्टर लगा दिया है, कि आपका ट्रीटमेंट ग्रुप होगा, आपका कंट्रोल ग्रुप होगा, और इसके बेसिस पे आप अपने रिसर्च डिजाइन को आगे लेके जा रहे हो। ठीक है,
तो ये वही है, रेंडमाइजेशन इसमें भी नहीं होता, ठीक है, और ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल से अलग होती है। सर एक ठीक है, बार बस सर आपको दोबारा एक बताओ कट ऑफ वाला सर। फैक्टर ध्यान, हाँ क्या सर ये रिग्रेशन वाली सर एक बार दोबारा क्या बताओ सर, ये रिग्रेशन वाली इसमें सर, ना सिर्फ आपको डिस्कंटिन्यूटी ये वाली सर चीज जो ध्यान आपने। रखनी है कि जो डिवीजन होता है ना वो एक किसी कट ऑफ के बेसिस पे होता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक क्लास है, ठीक है, मुझे इस पे कुछ टेस्ट करना है कि भाई मैं इनका आईक्यू कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ या कैसे। तो मैंने क्या किया, उनका थोड़ा सा डिवीजन कर दिया कि जो लोग जिनका अचीवमेंट स्कोर 75 से ऊपर है वो एक ग्रुप में, जिनका 75% से नीचे है वो एक ग्रुप में। तो ऐसे मैंने इसको डिवीजन कर दिया। तो रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी कहती है कि आप उसको एक किसी कट ऑफ के बेसिस पे डिवाइड करोगे ग्रुप्स को। अगर अच्छा मुझे बताओ कि अगर ये रैंडम ग्रुप है, मतलब रैंडम असाइनमेंट है, तो क्या होगा उसमें, मैं ए को इधर भेजूंगा, बी को इधर भेजूंगा, सी को, रिगार्डलेस ऑफ देयर परसेंटेज मैं रैंडमाइजेशन करूंगा। तो उसमें सर लेकिन इस मिक्स। केस में रैंडमाइजेशन नहीं है, कट ऑफ के बेसिस पे ही, मतलब थोड़ा सा रिसर्चर कहीं ना कहीं थोड़ा बाइस्ड है कि एक ग्रुप को इधर दे रहा है, एक ग्रुप को इधर दे रहा है, और हमें पता है किस बेसिस पे वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ओके सर। ये सिर्फ ये क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में देखा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इन्वॉल्व किया। तो आप इसको कोई देखना चाहे देख लेना, ऑल्दो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा नहीं है रिग्रेशन डिसकंटिन्यूटी वगैरह, लेकिन ये एक ठीक ठाक टाइप है इसका डिजाइन का। ठीक, फिर एक लास्ट है फैक्टोरियल डिजाइन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मिल जाता है हमको कहीं कहीं। फैक्टोरियल डिजाइन भी इजी ही है, उसमें कुछ है नहीं। और मैंने यही बताया ना आपको, जो डिजाइन्स वगैरह हैं अब बहुत ज्यादा ऐसे होता है कि आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अब क्या है, बस आप ये कंट्रोल ग्रुप रेंडमाइजेशन ये सब समझ लेना। चलो ये लास्ट बस देख लेते हैं फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है। जैसे बहुत सारे फैक्टोरियल डिजाइन होते हैं, 2x3 फैक्टोरियल डिजाइन, 3x3 फैक्टोरियल डिजाइन, 4x4 फैक्टोरियल डिजाइन, 4x2 फैक्टोरियल डिजाइन, तो ये सब होते हैं। जैसे कि हमने क्या करना है कि हमें देखना है कोई भी एक कंपोनेंट का नाम बताओ, फॉर एग्जांपल एजिलिटी। ठीक है, एजिलिटी कौन से गेम्स में यूज होती है, एक तो मैं कहूँ बास्केटबॉल में होती है, ठीक, फिर बैडमिंटन में होती है, और कबड्डी, फुटबॉल और सर। फुटबॉल मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब हमें देखना है एजिलिटी का इफेक्ट या मेरी एजिलिटी ट्रेनिंग का इफेक्ट। मेरी एजिलिटी कोई ट्रेनिंग है मैंने बनाई हुई, उसका बास्केटबॉल पे क्या इफेक्ट है, बैडमिंटन क्या क्या पे क्या इफेक्ट है, कबड्डी पे क्या इफेक्ट है, फुटबॉल पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, जब इस पे चारों पे इफेक्ट देखना है मुझे, और एक चीज कि मुझे देखना है मेल कैंडिडेट्स पे और फीमेल कैंडिडेट्स पे, या फिर अगर मेल फीमेल ना करें हम अभी, तो जूनियर कैंडिडेट्स पे और सीनियर टीम पे क्या इफेक्ट आता है। तो इस केस में ये मेरी फैक्टोरियल डिजाइन हो जाएगी। ऐसे में फैक्टोरियल डिजाइन हो जाएगी मेरी, क्या होगा सर मतलब कि वेरिएबल बास्केटबॉल, बढ़ जाएंगे, यही बोल रहे हो हाँ सर? वेरिएबल बढ़ जाएंगे, वेरिएबल बढ़ जाएंगे, यही बोल रहे हो? हाँ वेरिएबल बढ़ जाएंगे और इंटरसेक्शन बढ़ जाएगा, मतलब कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बास्केटबॉल, दोनों बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट तो यही रहेगा मेरा, डिपेंडेंट मैं देख रहा हूँ कि भाई किस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, एजिलिटी ट्रेनिंग का, एजिलिटी ट्रेनिंग का कैसे देखो अब, बास्केटबॉल जूनियर्स पे क्या इफेक्ट है, बास्केटबॉल सीनियर्स पे क्या इफेक्ट है, बैडमिंटन जूनियर्स पे क्या इफेक्ट है, बैडमिंटन सीनियर्स पे क्या इफेक्ट है, कबड्डी जूनियर्स पे क्या इफेक्ट है, कबड्डी सीनियर्स पे क्या इफेक्ट है। ऐसे ऐसे करके जब मैं देखूंगा तो मुझे ऐसा मिलेगा कि कबड्डी पे कोई इफेक्ट नहीं आया, कबड्डी सीनियर्स पे इफेक्ट आया, फुटबॉल जूनियर्स पे नहीं आया, फुटबॉल सीनियर्स पे आया। तो ये एक तरीके से फैक्टोरियल डिजाइन होगी। ठीक है, जैसे इसको हम बोले 2x4 फैक्टोरियल डिजाइन। ठीक, तो दो मेरे पास कैटेगोरिकल ग्रुप है या दो मेरे पास ग्रुप है, और चार मेरे पास ये है क्या बोलते हैं कि चार फैक्टर्स हैं जिन पे मुझे देखना है कि इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको डिजाइन को, इसके एग्जांपल्स, इसके बहुत सारे एग्जांपल अगर आप टाइप करोगे ना फैक्टोरियल डिजाइन नेट पे, तो आपको इसके बहुत सारे एग्जांपल बड़े सिंपल सिंपल मिल जाएंगे। ठीक है, सर फैक्टोरियल सर एक जगह सर एक चीज देखी थी सर, फैक्टोरियल एनालिसिस क्या होता है सर? फैक्टोरियल एनालिसिस अलग है, यस सर। फैक्टोरियल एनालिसिस यस सर अलग है, देखा था। फैक्टोरियल एनालिसिस अलग है, वो ये इसमें काम आता है शायद, नहीं, हाँ फैक्टोरियल एनालिसिस सर अलग है, उसमें वो उसमें क्वेश्चनर्स वगैरह में काम आता है। यस सर, उसमें सर ऑप्शंस दे रखे थे कि सर दो वेरिएबल के बीच में डिफरेंस देखने के लिए, या रिलेशनशिप देखने के लिए, या फिर डिफरेंस अमंग द मैनी वेरिएबल्स।
ऐसे होता है ना कि जब आप किसी क्वेश्चनर को बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चनर बनाया, तो उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे जो एक ही चीज पे फोकस कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल स्लीप पे या एग्रेशन पे। फिर 10 क्वेश्चंस होंगे जो एक चीज पे फोकस कर रहे होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे जो एक चीज पे फोकस कर रहे होंगे। तो आप इसको फिर साथ में क्लब कर देते हो, इन पांचों क्वेश्चन को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हो, इन 10 को एक वेरिएबल की, तो उसको बोलते हैं फैक्टोरियल एनालिसिस।